नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चला है प्राइम डिबेट का। बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद कांग्रेस अब सीधा निशाना एसआईआर पर साध रही। वही एसआईआर जिसे कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनाया था। इंदिरा भवन में हुई हाई लेवल समीक्षा बैठक में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस ने खुलकर आरोप लगाया कि एसआईआर असल में वोटर लिस्ट के जरिए टारगेटेड डिलीटेशन का बड़ा खेल है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग समाज के खास वर्ग को निशाना बना रहा है, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहा है। बिहार में जो मॉडल अपनाया गया वही बाकी राज्यों में भी अपनाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 टिप्पणियां भी चुनाव आयोग की बदनीयत को दिखाती हैं। इसलिए पार्टी ने 5 करोड़ सिग्नेचर इकट्ठे किए। अब दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अब दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान पर विशाल रैली का बिगुल बजाने जा रही है। दावा किया कि अगर वोटर का अधिकार छीना गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। Election Commission is purposefully trying to delete some section of the society's votes. The design of the SIR itself is to delete targeted votes. This is what we experienced in Bihar also. Now they are going to start these 12 states. Yesterday they have announced the very different, no, how can we call it SIR? I don't know, SR, so something. There is no need of going with BLA there, no role of BLA at all in Assam. Everything was on BLO. Therefore, this is a sinister attempt by the Election Commission to destroy democracy in this country. आज SIR पे 12 राज्य जिनमें अब SIR एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, उस पर एक बैठक हुई जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी और तमाम उन राज्यों से संबंधित CWC मेंबर्स, PCC प्रेसिडेंट्स, CLP लीडर्स, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और सेक्रेटरीज इंचार्ज सब मौजूद थे। सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है SIR का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर के एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे। SIR के खिलाफ और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चुनाव आयोग पर हमला किया और कहा कि निर्वाचन आयोग साबित करेगी वो बीजेपी की छाया में नहीं, क्योंकि एसआईआर को बीजेपी चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और अगर आयोग ने इसे रोका नहीं तो उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानी जाएगी। बता दें कि राहुल गांधी की मौजूदगी वाले इस हाई इंटेंसिव रिव्यू में कांग्रेस के सभी राज्य प्रभारी, पीसीसी चीफ और CLP नेता शामिल रहे। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मेरा एक सीधा सवाल है, अगर SIR पे इनको कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना था और इलेक्शन कमीशन पर खड़ा करना था तो चुनाव आयोग ने इनको बार बार मौका दिया। वोटर लिस्ट फाइनल करने में इनके लोगों ने सहमति की, वोटिंग वाले दिन तक सबकी सहमति थी, लेकिन वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आ गए और नतीजे ऐतिहासिक बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी JDU के हक में दिए, तो ये अपने आप में दिखता है कि ये बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो वहीं उधर चुनाव आयोग SIR की वर्किंग की रैंकिंग भी निकाल रहा है, जिसमें गोवा नंबर 1 पर और छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर है। लेकिन कांग्रेस का पलटवार साफ है कि रैंकिंग की कहानी ने लोकतंत्र की सेफ्टी की लड़ाई। अब सवाल यह है कि क्या SIR सच में मतदाता सूची की सफाई या राजनीतिक सफाया। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अपने एक्स पर एक वीडियो जारी किया है, उस वीडियो को पहले सुनते हैं। आप वहाँ गए थे फॉर्म देने? नहीं गए थे, हम आए हैं फॉर्म लेने। आपने नाम किस बेस पे काटा? हाँ, आप हमारे घर नहीं आए हो। अब बताइए, आप आगे बताइए, आपने नाम काटा कैसे? आपने मार्किंग कैसे की? 10 दिन में आपने मार्किंग भी कर दी।
बताइए ना, जवाब दो मैडम। घर घर जाके बांटने का काम था, यहाँ ही नहीं रुकने वाले हम। आप ये वोट काटोगे, हाँ, काम चलेगा। पहले आपने इनके काटे तब आपका बढ़ा। ये मैम कहाँ तक जाएंगे? आपको अंदाजा नहीं है, ये आप बताइए। मैं आपको इतनी सारी वो देने के उसमें नहीं हूँ। तो कौन देगा? हम कुछ नहीं, हमें कुछ चाहिए भी नहीं। हम ये कह रहे हैं एक घर के अंदर आपने सूचना आप ये लो हो, आप नहीं दोगे तो कौन देगा? आप बताइए ना, कौन देगा ये सूचना में? सही तरीके थोड़ी है आपको, ये तरीका ठीक नहीं है मैम। वोट नहीं है, आप वोट काटोगे। आप काम किसके लिए कर रहे हो? गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो या किसी और संस्था के लिए कर रहे हो मैडम? तो बता दें कि एक बार फिर से एसआईआर पर महासंग्राम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज इंदिरा भवन में कांग्रेस की ओर से बैठक की गई, जिसमें एसआईआर पर गंभीर चर्चा की गई। इसके अलावा बिहार की हार पर भी महामंथन किया गया है। बिहार में एनडीए को 202 सीटें मिली, जबकि विपक्ष 35 पर ही सिमट गया। आपको बता दें कि एसआईआर का एक बार फिर मुद्दा जो है विपक्ष ने उठाया है और जमकर चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बिहार के बाद एक बार फिर से जो है कांग्रेस ने एसआईआर का मुद्दा उठाया है, जिसको लेकर आज इंदिरा भवन में बैठक की गई। इस दौरान बैठक में बिहार में हुई हार पर जो है चर्चा की गई। इसके अलावा जो है एसआईआर को लेकर भी चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि 1 दिसंबर से जो है रामलीला मैदान में रैली निकाली जाएगी। एक बार फिर से जो है एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस तैयारी में जुट गई है और एक बार फिर रैली निकालने का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला मैदान में जो है दिसंबर से ये रैली का आयोजन किया जाएगा। मैं इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी, कांग्रेस से रवि प्रताप सिंह जी, सपा से विवेक पांडे जी। आप सभी का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस, बिहार में आपकी हार हुई है, उसमें भी आपने एसआईआर का मुद्दा चुना। क्या आने वाले समय में भी आप एसआईआर जैसे मुद्दे चुनेंगे? क्योंकि बिहार के नतीजे स्पष्ट रहे हैं कि एसआईआर का मुद्दा काम नहीं आया कांग्रेस के पास। आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए प्रज्ञा जी, बिहार का ये मुद्दा एसआईआर का काम नहीं आया, ये कहना अनुचित है। एसआईआर ने ही बिहार में सारा काम कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ। और हमारी पार्टी का बड़ी सोच और समझ के बाद ये निर्णय लिया है कि एसआईआर ने वो काम किया जो आज तक कभी किसी चीज़ों ने काम नहीं किया। क्यों मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब समझिए। 128 सीटों पे जी। इनके प्रत्याशी जीते हैं और उन प्रत्याशियों में उतने मार्जिन से जीते हैं जिसके 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा हमारे एसआईआर में वोट काट दिए गए। और उस एसआईआर में ये बताएं कि आप किसी निर्वाचन क्षेत्र में 60,000 काटते हैं, किसी में 80,000 काटती हैं, और उसी में रेडिकलाइज तरीके से आप काटते हैं कि उसमें किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का 20 लाख काट देती हैं। अभी आपके सामने ये चल रहा था कि वो कह रहे हैं कि हमारा आपने कैसे काट दिया। महिलाएं दिल्ली तक आई थी कि हमारा कैसे कट गया। इसका जवाब कोई भी चुनाव आयोग ने आज तक नहीं दिया। और मैं जो मौलिक प्रश्न उठा रहा हूँ एसआईआर के ऊपर, प्रज्ञा जी, बड़ी मौलिक प्रश्न है कि ये अज्ञानेश कुमार जी जो हैं, मैं इनको ज्ञानेश कुमार नहीं अज्ञानेश कुमार जी कह रहा हूँ, कि ये देश के सामने एक धर्म संकट की स्थिति लाने वाले हैं। क्यों लाने वाले हैं? देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है वो एसआईआर की संवैधानिकता पे चल रहा है। मैं 2 बार कह रहा हूँ, एसआईआर की संवैधानिकता पे चल रहा है। और लाल बाबू हुसैन केस में 3 जजों की पीठ ने एक व्यवस्था दी थी कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट या लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल में जुड़ गया है तो उस लिस्ट से जो भी व्यक्ति नाम हटाने के लिए कहता है वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो ये एविडेंस प्रोवाइड कराए कि ये व्यक्ति नागरिक नहीं है, या जो संस्था जो व्यक्ति काटता है उसकी जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि आप नागरिक नहीं हैं। और 3 जजों की बेंच ने जब ये निर्णय दिया था लाल बाबू हुसैन केस में, तो 2 जजों की बेंच जो सुनवाई कर रही है, क्या इसको पलट सकती है? और जिन मौलिक प्रश्नों का हमने सवाल उठाया था एसआईआर का, उस एसआईआर का एक भी जवाब चुनाव आयोग नहीं देता है और तुगलकी फरमान करके पूरे देश में 12 जगह 12 राज्यों में कहता है कि हम एसआईआर कर रहे हैं अभी तक। और उनके जो मनोज पांडे जी हैं, राकेश पांडे जी हैं, कभी कहते हैं कि नहीं हम दिल्ली में नहीं हैं, कभी कहते हैं कि बाद में सुन लीजिए। आप बताइए कि जब चुनाव आयोग को कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप हलफनामा देके बता दीजिए कि किस अधिकार के तहत आप एसआईआर कर रहे हैं, और नहीं दे सकते हलफनामा तो आप सफेद पेपर पे भी लिख के दें, उस पर हम बस बहस कर लेंगे। मुझे जो जानकारी है अभी तक शायद दिया है कि नहीं दिया है, 4 तारीख की सुनवाई तक तो उन्होंने जो नहीं दिया था। तो ये बताइए कि जहां इतनी बड़ी बात उठ रही है एसआईआर पे, और क्या ऐसी बात है मैडम
कि देश की सारी पार्टियां विरोध करती हैं और एक ही पार्टी कहती है कि एसआईआर बढ़िया है, जो पार्टी उसके मैनेज करके जीत रही है और जीतने की प्रयास कर रही है। और हम जो सवाल उठाते हैं एक संवैधानिक संस्था पे उठाते हैं और जवाब देने के लिए कौन आ जाता है? भाजपा के लोग आ जाते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आया बिहार में, उसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसको जब लोगों ने प्रश्न उठाया तो उसका जवाब जानते हैं कौन देने के लिए? चिराग पासवान जी, जो न बिहार की सरकार में है, न जो 2020 में एनडीए के गठबंधन से चुनाव लड़े थे। लेकिन वो कौन होते हैं जवाब देने वाले जब बिहार की सरकार से प्रश्न उठाया जाता है? तो ये इनका एक नपातुला ये है कि इनके जवाब देने के लिए निशिकांत दुबे हैं और अनुराग ठाकुर हैं, ये लोग आगे कर दिए जाते हैं कि आप चलिए कहिए। और इनका एक तरफ पूरे देश में अराजक माहौल पैदा कर रहे हैं। 8 लोग मर गए आत्महत्या करके, बताइए वहां पे क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। और एक बात इसको कहा है जस्टिस सूर्यकांत ने कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें धांधली हो रही है तो मैं इसको खारिज कर दूंगा। अब बताइए अगर वो खारिज कर देते हैं तो फिर क्या एक क्योस नहीं क्रिएट होगा, गृह युद्ध नहीं होगा? बिहार का चुनाव हो चुका है। ठीक है रवि पत्र जी। विवेक जी, आप पर वोट काटने का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस ये भी कह रही है कि आप लगातार जो है आपसे सवाल नहीं, चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है। और जयपुर का एक वीडियो मैंने अपने दर्शकों को दिखाया जो कांग्रेस की ओर से पोस्ट किया गया, जिसमें जयपुर में बीएलओ के पास ना बीएलओ जो है वोटर के घर भी नहीं गई है, लेकिन उसका नाम जो है वहां से काट दिया गया है। इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, बीएलओ और उसके साथ कोऑपरेट करने के हर पार्टियों के अपने बीएलए होते हैं जी। उसको बूथ लेवल एजेंट कहा जाता है। बीएलओ के साथ कोऑपरेट करके अपने अपने लोगों के नाम दर्ज करवाना, ये प्रयास पार्टियां करती हैं और नाम दर्ज करवाती है। और जिनका समझती है कि नहीं भी जीवित नहीं है या ये बाहर चले गए, उनके नाम का कटवाने का भी प्रयास होता है। उसमें कुछ विपक्ष की तरफ से पेशबंदी भी होती है, ये सबको मालूम है। चुनाव में सब सारी चीज़ें होती हैं। अब आ जाइए जिस विषय को हमारे मित्र ने उठाया, बिहार में एसआईआर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में उसके विरोध में 20 पीआईएल विपक्षी दलों ने दाखिल किया। एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, ये कहते हैं कि केवल एक दल एसआईआर के पक्ष में, ऐसा नहीं है जी। हमारे साथ के सभी दलों ने एसआईआर का समर्थन किया, किसी ने एसआईआर का विरोध नहीं किया। केवल इंडी गठबंधन के दलों ने इसका विरोध किया है और उस विरोध के लिए इन्होंने बाकायदा वोट अधिकार यात्रा निकाली जी। और यात्रा निकलने के बाद बिहार का जो परिणाम आया उससे स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता ने इनकी यात्रा को किस तरीके से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 आदमी आप लाकर के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दीजिए जो वैध दस्तावेजों के साथ जो ये कह सके कि हमारा वोट नहीं है। ठीक है, और एक आदमी ये खड़ा नहीं कर पाए। ठीक है, मैं सपा से रुक जाना चाहूंगी। सपा विवेक पांडे जी, आपसे मैं सवाल जानना चाहूंगी। अखिलेश यादव को लेकर जो है बयान सामने आ रहे हैं, आपकी पार्टी से एक नेता ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में अकेले ही सरकार बनाने के लिए जो है तत्पर है। क्या 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में तो महागठबंधन की जो परिभाषा वो देखने को नहीं मिलेगी? विवेक पांडे जी, विवेक पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं सवाल दोहराना चाहूंगी। विवेक पांडे जी, आपको आवाज आ रही है? हमारा विवेक जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस पेज में सुनील जी की ओर रुक रहूंगी। सुनील जी, आपकी पार्टी में महागठबंधन में जो है तितर बितर देखने को मिल रहा है, जहां पर सपा नेता कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है 2027 में अकेले ही सरकार बनाने में सक्षम है। ऐसे में आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए प्रिया जी, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में योगी जी के, मैं मानता हूं, विरोधी और विपक्ष के सबसे बड़े नेता जी। बिहार के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की भूमिका देखी है और ये मेरा भी मानना है कि अगर अकेले तेजस्वी चुनाव लड़ते जी तो ज़्यादा वोट पाते, क्योंकि राहुल जी भाजपा के लिए सबसे बड़े कमल हैं। जिन जिन चुनाव में राहुल जी जिस तरह वक्तव्य देते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाकर सत्ता में आ जाती है जी। तो मैं तो मानता हूं कि इनके लिए कमल राहुल जी हैं और सबसे पहले विवेक जी को सम्मान राहुल जी का करना चाहिए, ये मेरा मानना है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी देख रहे हैं कि कांग्रेस जनाधार किस तरह का है, राहुल जी का वक्तव्य और व्यवहार किस तरह का है, इसलिए मेरा भी मानना है कि 27 चुनाव में अगर अखिलेश जी इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो बढ़िया लड़ेंगे।
ठीक है, ये मेरा सुझाव है। ठीक है। रवि प्रताप जी, आप क्या कहेंगे इस बयान पर, क्योंकि लगातार जो है उनकी मांग उठ रही है कि इंडिया अलायंस का जो है प्रतिनिधित्व अखिलेश यादव ही बने, इसको लेकर भी मांग चल रही है। देखिए, उन्होंने ये कहा था कि कन्वीनर, जब गठबंधन का धर्म होता है तो उसमें कन्वीनर लोग हुआ करते हैं। अगर कन्वीनर एक नहीं, मैं तो कहूँगा 2 या 3 बन जाएं, अखिलेश यादव जी बन जाएं, लोग और भी बन जाएं, दक्षिण से भी बन जाएं, तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी में, कांग्रेस में लीडर ऑफ अपोजिशन तो राहुल गांधी हैं ही। इंडिया गठबंधन के धर्म में अगर कोई कन्वीनर बनता है तो मेरे विचार से, मेरा व्यक्तिगत विचार है, पार्टी के विचार में नहीं कह सकता कि ये अगर होता है तो कोई वो नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी है वो स्वतंत्र है। आज की तारीख तक हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो एनडी गठबंधन की तरह से नहीं है। इंडिया गठबंधन हमारा जो है वो इंटैक्ट है, और कोई भी उसमें इस तरह की बातें नहीं हो रही अभी कि कोई टूट के जा रहा है, आ रहा है। जिनको जाना था वो चले गए, आज की तारीख में है। और ये जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी का ये बयान नहीं आया, राहुल जी का ये बयान नहीं आया कि हम अकेला लड़ना चाहते हैं, हम अकेले आएंगे। छोटे मोटे नेताओं के बयान आती रहती हैं गठबंधन में, तो गठबंधन धर्म में इन चीज़ों को बहुत तवज्जो नहीं दी जाती है। ये शीर्ष नेतृत्व पे बहुत ऊपर लेवल की बात है। जो भी निर्णय होगा, हम तो पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी की नीतियों के अनुसार काम करेंगे। और निश्चित रूप से गठबंधन अगर रहता है जैसा कि आज है, तो इसका लाभ हमको मिलेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव में गठबंधन धर्म के निर्वाह के कारण ही हमने जहां 80 का ये नारा दिया जा रहा था, और तमाम होने के बाद इनको हम 33 पे ला करके सिमटा दिए। और उसी गठबंधन धर्म का ये परिणाम था कि समाजवादी पार्टी को भी 37 सीटें मिली और हमको भी 6 सीट मिली, तो हम 43 सीट पाए, जो कि आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी शायद 37 सीट उनके समय में भी नहीं आ पाई थी। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि गठबंधन धर्म और सबके समवेत प्रयास है, जो यूनाइट एफर्ट्स था इन दोनों व्यक्तियों का, दोनों जो कहा जाता था दो लड़के, उनका ये प्रयास था। अब ये आगे की दिशा और दशा तो ऊपर के लोग जो निर्धारित करेंगे उसके हिसाब से होगा, लेकिन आज तक हमारा गठबंधन है और मेरी जो मान्यता है कि गठबंधन के साथ ही हम लड़ेंगे। ठीक है, एक सवाल और है। आज जो बैठक हुई है उसमें सबसे बड़े नेता चुने थे शशि थरूर, वो उस बैठक में शामिल नहीं हुए। तबियत खराब होने की बात कही गई उनकी, लेकिन ये नाराजगी बताई जा रही है कि शशि थरूर जो है कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि बीते दिन जो एक समारोह में पहुंचे थे और एकदम से तबियत खराब हो गई। आज बड़ी बैठक थी, इसका निमंत्रण पहले दिया जा चुका था। देखिए, तबीयत खराब होना और ना होना ये हम और आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वो नहीं आए, उनका जब तक कोई वक्तव्य नहीं आ जाता तब तक हम सिर्फ प्रिज्यूम कर सकते हैं कि क्यों नहीं आए। कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन शशि थरूर जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और वो अपनी बातें अगर बाहर फोरम पे कहते हैं तो पार्टी के फोरम में तो और खुल के कहते हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था अध्यक्ष पार्टी का, तो वो कांग्रेस के हितैषी हैं। जब जरूरत पड़ा तो वो देश के लिए विदेश भी गए और जा करके उन्होंने देश की बात कही। तो शशि थरूर जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और ऐसे मंच पे, जिस मंच पे उनकी बातों को तवज्जो दिया जाता, सुना जाता, उससे अपने आप को किनारे कर लें। मेरे गले के नीचे नहीं उतार रहा है, अगर आप कहें तो ये नाराजगी जाहिर हो रही है, क्योंकि नहीं, नाराजगी नहीं, कई दफा देखा गया कि वो कांग्रेस की बड़ी बैठकों में शामिल नहीं हुए। देखिए, शशि थरूर जी का परसों स्टेटमेंट आया था कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। शशि थरूर जी मुखर रूप से अपनी बात को बोलते रहे हैं, तो जो व्यक्ति अगर पार्टी के बाहर बोल सकता है वो पार्टी के भीतर भी और ज्यादा मुखर रूप से बोलता। तो शशि थरूर जी जैसे व्यक्ति को अवसर मिलेगा और वो आप पलायनवादिता का परिचय दें, ऐसा मेरा मानना नहीं। ठीक है, विवेक पांडे जी, आप बताइए, आपके नेता कह रहे हैं कि 2027 में विधानसभा चुनाव में जो है इंडिया अलायंस का गठबंधन नहीं होगा, अकेले ही दम पर सपा जो है चुनाव लड़ेगी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों को पहले तो मैं प्रणाम करूंगा और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहता हूं। ये तो देखिए, पार्टी का कैडर डिसाइड करता है। अगर पार्टी चाहती है कि, और पार्टी के समर्थक और प्रत्याशी सभी चाहते हैं कि पार्टी अकेले अगर चुनाव में लड़े, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति जैसी बात नहीं है। ये पार्टी की रणनीतिक, आंतरिक रणनीतियों की बात होती है। और अगर समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि अपनी कैपेसिटी पे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर अकेले लड़ना चाहती है तो ये नेतृत्व तय करेगा। इसमें मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी अभी कुछ कहना। लेकिन हाँ, आदरणीय अखिलेश जी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे उस समय क्या स्थिति होंगी, क्या परिस्थिति होंगी, क्या समीकरण बनेंगे, ये सब जब पार्टी के कैडर द्वारा डिसाइड हो जाएगा तो वो सार्वजनिक पटल पे होगा। विवेक जी, यूं कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी नजर नहीं आएगी। विवेक जी, यूं कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी नजर नहीं आएगी। नहीं, देखिए, ये मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि हर पार्टी का समर्थक, उसका कैडर चाहता है कि पार्टी चुनाव अपनी क्षमता पे लड़े, क्योंकि अनुभव देखा जाए, पूर्व में भी कई बार इस बात का अनुभव रहा है कि
काटता है जी और पार्टी दी है जी चुनाव के शासित होते हैं और हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी अगर चाहते हैं तो यकीनन पार्टी इस पे विचार करेगी। 8 बजे। ठीक है। विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार जो है कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है, एसआईआर का आरोप लगा रही है। आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश में सपा की ओर से कहा गया था, अखिलेश यादव ने कहा था कि एसआईआर का खेला जो है हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे, क्या कुछ कहेंगे विवेक जी? नहीं, देखिए एसआईआर का जो खेला है वो तो मुझे लगता है कि इनके लिए इस बोनस की तरह साबित हुआ, जैसे वो ग्रेस मार्क्स दे करके कमजोर बच्चे को धक्का मार के अगली क्लास में पहुंचाया जाता है, उसी तरह ग्रेस मतदान करवा के एक जनता द्वारा नकारी व्यवस्था को सत्ता में जबरन थोपा गया। और बिहार इसका ज्वलंत उदाहरण है। बिहार में लोगों ने इस बात को देखा स्पष्ट रूप से, जिस तरह से विपक्ष के वोट एसआईआर के नाम पे काटे गए और जिस तरह से सत्ता दल के वोट जोड़े गए जी, वो देख करके पूरे चुनाव आयोग की स्थिति स्पष्ट है कि चुनाव आयोग किस तरह से और चुनाव आयोग के अधिकारी किस तरह से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने आप को मलाईदार पदों पे सुशोभित करने के लिए, करवाने के लिए, अपने परिवार के लोगों को सुशोभित करवाने के लिए लगातार सत्ता की चाटुकारिता में व्यस्त है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं आपके मंच पे, एसआईआर में जिनके नाम काटे गए, एसआईआर में जो नाम काटे गए उनकी जातियां और उसका कारण, इसे जब तक सार्वजनिक नहीं किया जाएगा एसआईआर की पारदर्शिता पे सवाल उठेंगे। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता लगातार खो रहा है और ये बात अभी जो वीडियो आपने चलाया जिसमें कि कई लोगों के मतदान करने का अधिकार छीना गया एसआईआर के नाम पे, इस स्थिति को स्वयं स्पष्ट कर दे रही है जनता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि विवेक जो श्रीवास्तव से जवाब ले लेते हैं इसका। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में खड़ा नहीं कर जवाब भी पाए। सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है मैं विवेक कह रहा जी, हूँ कि एसआईआर के लिए आधार को क्यों आप प्रतिबंधित करने का प्रयास ठीक है कर रहे विवेक थे? पांडे जी, ठीक है विवेक पांडे, जवाब सुन लीजिए। विवेक श्रीवास्तव जवाब दीजिए। देखिए प्रज्ञा जी, 20 पीआईएल दाखिल करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 ऐसे लोगों को लाके खड़ा कर दीजिए जी, जिनके पास वैध दस्तावेज आप हो, किस जो ये पीआईएल कहते की हो बात कि कर रहे हैं हमारा भाई? नाम मतदाता सूची जज में तो नहीं है, आपके जेपी नड्डा, तो 5 अमित शाह आदमी जी, भी नरेंद्र मोदी जी के पूरा पसंद के विपक्ष आधार पे मिलके चयनित खड़ा हो नहीं रहे कर हैं। सका। जज तो उनकी पसंद के इनका बिठाए जा रहे आधार हैं। इतना हवाई चुनाव है आयोग कि एक के आदमी पूरे बिहार चुनाव में आयोग ढूंढ की के खड़ा ना नियुक्ति कर से सके, चीफ जस्टिस ऑफ जो ये इंडिया कह को सकता बाहर हो कर कि दिया हमारा गया। नाम मतदाता सूची पारदर्शिता से का काट आ दिया गई। गया। और ये केवल गाल बजाने वाले लोग हैं। अभी बैठ करके यहाँ बिहार के जनमत का भी अपमान करने से इन्होंने नहीं कोई परहेज किया। ये कहते हैं कि इस मार्ग से पास हुआ, इस प्रचंड बहुमत को जहाँ इनके गए थे सुप्रीमो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह नाच रहे थे, बिना पतरी थाली के देखिए लौटा भाजपा दिया का पूरा जनता ने। भविष्य अब्दुल है, बात समझ रही है? एक अदद इनकी कहानी विवेक जी पहले सीट जवाब नहीं सुन दी लीजिए। है, विवेक जी और जवाब एक सुन अदद लीजिए। सीट नहीं दी, समाप्त हो जाती बिना है। बिना बिना और यही बिना हालत पतरी उत्तर के प्रदेश वहाँ की जा स्थिति गए है। थे नाचने देख लीजिए और दरियाबाद लौटा दिया मैं और बाराबंकी उसका बैठ दरियाबाद के की अपमान यात्रा कर रहा रहे हूं। हैं। और देख लीजिए इन्हें अगर अंधेरों में जनता विवेक के पांडे जी पहले जवाब सुन लीजिए। मैं आपके पास आऊंगी, पूरी बात रखिएगा, पहले जवाब सुन लीजिए। इन्हें अगर जनता के मत अरे का जवाब हो तो सुने मैम। मान होता ये केवल तो इस बैठ तरह करके की भाषा ना ढोल पीटते हैं बोलते। राजनीतिक। कोई सत्यता नहीं होती ये एक भाजपा आदमी के ये लोग प्रवक्ता की खड़ा बातों नहीं कर में। सके जो ये कह सके ये कि केवल और हमारा केवल नाम सत्ता का ढोल मतदाता पीटते सूची से बैठ गलत करके। काटा गया है। ठीक है। सुप्रीम इनके कोर्ट पास के तो सामने विकास नहीं का ले जा विषय है। सके अब और उनकी बैठ बात के सुनिए। चुनाव न आयोग योजनाएं को गाली हैं, न देंगे। रूपरेखा है, आज प्रदेश के जब विकास को एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है तो जो चुनाव लोग आयोग को डिफेंड सक्रिय करने के लिए हैं भाजपा वो कितनी उत्साहित है अपने ये नाम देख दर्ज लीजिए। करवा रहे ठीक है हैं। विवेक जी, उनकी ये पहले बात अभी सुन लेते रैली हैं। और और जब रेला भाजपा सेक्टर के पड़े प्रवक्ता हैं। बैठते हैं जब तपस्या काम करते हैं, करना तो तो सोएंगे भाई इनके और लिए एक से एक मीडिया के जब एंकर परीक्षा सामने आएगी आते तो कहेंगे हम तो सो रहे थे, ठीक है, ठीक हमको है। पूछा नहीं विवेक गया। पांडे जी बात पूरी कीजिए। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ये केवल इसी तरह ठीक है। के गाल विवेक बजा हमारे पांडे पास जी, बात कहने के लिए सुन कुछ लीजिए, नहीं है, पूरी तो बात आप करेंगे विवेक तो का समझ वक्त नहीं जाया आएगा। कर रहे हैं। पहले बात सुन निकल लीजिए एक लीजिए। दूसरे की। ठीक है विवेक भाई पांडे ये जी। कहाँ लीजिए सुनने किसी दे रहे अब्दुल थे को ढूंढने किसी के को? लिए। ये सुनने दे रहे थे क्या कि इनको कोई सुनेगा? मैं तो कह रहा हूं ना, अगर इन्होंने अभी मर्यादा देखिए के साथ बात रखने दी होती तो इनकी मैं मर्यादा के साथ सुनूं बात। एसआईआर पे थी, लेकिन हमारे भाजपा के प्रवक्ता को अब्दुल याद आ गया। अब्दुल में भाजपा हो चुकी है। नहीं, इनकी बिल्कुल जिस तरह राजनीति, से इनके आप मुख्यमंत्री की लोगों राजनीति का हिंदू ध्येय मुस्लिम से है शुरू कि होती है, रोहिंग्या अब्दुल से शुरू होकर बांग्लादेशियों अब्दुल के नाम के वोटर दरवाजे लिस्ट पे में खत्म रहे, वो हो नहीं रहेगा। जिसके उत्तर पास प्रदेश को वैध ध्वस्त कर दिया दस्तावेज लोगों होंगे ने। जो भारत का विवेक नागरिक पांडे जी, है पहले बात सुन वही लीजिए। वो मतदाता सूची में रह पाएगा।
ठीक है। 24,700 के आसपास एमओयू किए, जिसमें कितने निरस्त हुए, जरा उसका जवाब दे दे। एक नाम ऐसा लेके आइए हमारे पास, बताइए, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाइए। 26 नवंबर को दोबारा डेट लगी हुई है, जाइए वहां छाती पीटिएगा, कौन रोक रहा है आपको? हरियाणा से ट्रेनें चलवाई, अरे हम हवाई जहाज चलाए, हमारे पास कार्यकर्ता थे, हमने भेजा वहां प्रचार करने के लिए। आपके यहाँ तो हम जो हमारे एक वाला किस्सा है, चाचा को भेज दोगे तो चाचा नेता बन जाएंगे, इसलिए चाचा को हेलीकॉप्टर दोगे नहीं तो जब इतना खींचतान है भैया तो नेता कैसे बनोगे? सुनो, बुरा मत कहो वाले बंदरों की तरह से चुप रहकर हमारे पास लोग थे, हमने भेजा। आपके पास तो है, आप लोग डर के मारे नहीं भेजते। राहुल गांधी दूसरे नहीं भेजते, को नेता बन जाएगा। अखिलेश यादव चाचा को नहीं, शिवपाल जी नहीं भेजते, को नेता बन जाएंगे। विवेक पांडे जी, मैं सुनील जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सुनील जी, लगातार जो है कांग्रेस हार का सामना कर रही है। बिहार चुनाव में भी आरजेडी को सीटें कांग्रेस से अधिक मिली है, तो कांग्रेस में जो है, कांग्रेस की हमेशा हार का सामना करती हुई नजर आ रही, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस फेल होती हुई नजर आ रही। क्या कमी है कांग्रेस में? देखिए प्रिया जी, प्रज्ञा जी सर, प्रज्ञा जी, मैं पहले ही आते आते मंच पे कहा था कि राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस रहेगी तो यही हाल होगा जी। राहुल जी देश की जनता का मूड नहीं समझते हैं, जनता क्या चाहती है जी। अभी हमारे बड़े भाई बैठे हैं हमारे बगल में, उन्होंने कहा गृह युद्ध। इनको लग रहा है कि भारत में कब गृह युद्ध होगा, कब जेनजी का वाहन करके नेपाल तरफ भारत जलाया जाएगा। मुझे तो लग रहा है कांग्रेस इस पे पूरी तैयारी कर रही है। और मेरे साथ एक प्रवक्ता कल बैठे थे नेशनल चैनल पर जी। उन्होंने कहा कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जब नेपाल की तरह हिंदुस्तान भी जलेगा। हमने कहा मुंगेर का सपना सुभाष चंद्र बोस की जमीन धरती पर, चंद्रशेखर आजाद धरती पर, अशफाक उल्लाह धरती पर कभी संपन्न नहीं होगा। नेपाल की बात अलग है, भारत की बात अलग है। हमारी संस्कृति जरूर मिलती नेपाल से है, लेकिन भारत में परिस्थितियां जो है वो नेपाल जैसी नहीं है और न यहाँ के युवा है। अगर युवा होता तो जो प्रचंड बहुमत पर आप दोनों भाई हमारे रो रहे हैं बैठे, इनको चिंतन करना चाहिए था। एसआईआर के मुद्दे पर ही बिहार गया, एसआईआर के मुद्दे पर यूपी जाएगा, एसआईआर के मुद्दे पर बंगाल जाएगा, इसलिए और मुद्दे इनके पास कोई दिखाई नहीं पड़ते। जिन मुद्दों को लेकर के राहुल जी सबसे पहले बिहार के चुनाव में आए थे, आप देखिए जब चुनाव नजदीक आया मुद्दा ही गायब हो गया एसआईआर का। राहुल बता दीजिए हम, ये सनातन विरोधी पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाती है और सनातनियों को पक्ष में खड़ा होकर के हर जगह सरकार नहीं मैं इस पे आपत्ति करूंगा। नहीं आप नंबर आगे कर लीजिएगा। आप जिस पार्टी में बैठे मेरे भाई वो अलग बात है, रामचरित मानस का हिसाब देगा। विपक्षी दलों के लिए चुनाव आ रहा है, जो रामचरित मानस नोची गई जिस तरह से, उसका एक पन्ना हिसाब सैकड़ों मंदिर ध्वस्त होने की दशा में भी मौन धारण कर रखा था। भाई काशी में अयोध्या में सैकड़ों पौराणिक मंदिर तोड़वा दिए गए और इसमें जब शंकराचार्य जी ने आवाज उठाई तो सभी मौन थे। सत्ता ने केवल और केवल भाजपा जीत के धार्मिक स्थलों को फर्जी कमर्शियलाइजेशन करने के लिए, गुजरात के मित्रों को फायदा देने के लिए पौराणिक मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया है। आप इसलिए सत्ता विरोधी होने का कोई सर्टिफिकेट यहाँ नहीं बांट सकता। दिक्कत है। और आदरणीय प्रज्ञा जी व्यवस्था ठीक करिए, सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं तो कम से कम बोलने दीजिए। निर्माण करवाया क्या तरीका डिबेट का से सभा के कार्यकाल में उनको भी अपनी बात रखनी है। ये कौन तरीका है? वरिष्ठ पत्रकार को बात रखने दीजिए, वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता थोड़ी उनको टोकाटाकी कर रहे हैं उनके साथ। आप आप बीच में बीजेपी बोल रहे तब भी आप बीच में बोल रहे थे, इंटरप्ट कर। यहाँ पे कोई धर्म का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकता। धर्म किसी के पौराणिक जागीर, किसी की बपौती नहीं है, ना किसी की जागीर है कि वो हमको बताएगा कि कौन सनातनी है कौन विधर्मी है। ठीक है विवेक पांडे जी, पहले बात सुन लीजिए। आप बात नहीं सुनते हैं, बीच में बोलने लगते हैं, आपको समय दिया जाता है बोलने का। पहले बात भाई सफाई ना है, यही तो समाजवादियों गुंडई है, इसीलिए तो पैदल होंगे। यही समाजवादियों के तौर तरीके हैं जिसके नाते आज विपक्ष बैठे हैं। और ऐसे शब्दों के कारण, ऐसे शब्दों के यही समाजवादियों के तौर तरीके हैं। इस तरह बात समझ नहीं आएगी ना आपकी ना मेरी, इसलिए एक एक करके बात करिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपकी बात सर्टिफिकेट ना बांटे, ठीक है। वो जवाब देने के लिए नहीं है विवेक जी, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारी आपकी बात का मूल्यांकन करने के लिए। आप उनको नहीं बता सकते क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। सीने में आपके कई राज दफन है, यही कारण है कि वो आज आपकी मजबूरी है।
है ना? आप जहाँ डिबेट को लेके जाना चाहते सुनील जी, हैं, सुनील जी, मैं चाहता सुनील जी, हूँ आप ही शांत हो जाइए, इनके पहले बात सुनिए, मैं आपके पास आऊंगी। SIR पे बात करने का कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये इस डिबेट का भी धार्मिकरण करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आप विकास देखिए पांडे मंच जी, आपका है। ठीक है, विकास पांडे जी, सुनील जी की बात पूरी होने दीजिए। विवेक पांडे नाम है इनका। विवेक पांडे जी, जी विवेक पांडे जी, सुनील जी को पूरी बात करने दीजिए। सुनील जी पूरी बात रखिए। देखिए प्रज्ञा जी, जी विवेक जी भी उस पार्टी पहुंच कर जैसा देश वैसा वेश, जी वहां पहुंच के इनका भी वेश बदल गया है। मेरे कहने मतलब है कि देखिए इस देश में हर धर्म हर जात के लोग रहते हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कभी पीडीए बनाया हो बता दीजिए हमको, और मैं दावे साहब को सबसे ज्यादा यादव पर उन्होंने काम किया। कहीं हल्ला बताया हो तो बता दीजिए हमको, कहीं हल्ला हुआ हो। सबसे ज्यादा भर्तियां यादव की, सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी नेताजी ने बनाए यादव वर्ग के, इन कहीं हल्ला नहीं किया उन्होंने। पार्टी को कैसे खड़ा किया विवेक जी आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। हमने 2-2 रुपए रसीदें कटाई है समाजवादी पार्टी, इसलिए मैं कह रहा हूं हमको दर्द होता है, व्यक्तिगत दर्द होता है कि जिस पार्टी के लिए नेताजी ने और उनके सहयोगियों ने, शिवपाल जी ने, आजम खां साहब ने, बेनी प्रसाद वर्मा ने, जनेश्वर मिश्रा ने त्याग किया, उस पार्टी को आप अखिलेश जी किस तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे इस बात का कष्ट हो रहा है, व्यक्तिगत कष्ट हो रहा है कि आप इस देश में सनातनियों विरोधी साबित हो रहे हैं, और यही भाजपा साबित कर रही है, आप करना चाहती है वो, उसी फायदा उसको मिल रहा है। आपको रामचरितमानस पर क्या टिप्पणी की जरूरत थी? 1 मिनट प्रकाश जी, दिवाली मैं अपनी बात पे दोबारा कायम हूँ। विवेक पांडे जी पहले बात सुन लीजिए, उनकी बात पूरी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा हर विवेक धर्म का जी, सम्मान किया है। विवेक जी, और ये जो सुनील जी की भाजपा बात पूरी होनी भाषा चाहिए। बैठ करके बोलते हैं, उससे समाजवादी पार्टी ठीक धर्मद्रोही है। नहीं साबित होती। ठीक है, ठीक है, अब धर्मद्रोही जो वो लोग बात हैं पूरी जिन्होंने होनी चाहिए। सैकड़ों ठीक है, पौराणिक मंदिरों को किए, आप उनको नहीं और जो बोलेंगे, चार वरिष्ठ गाना पत्रकार है, करते हैं। उनकी बात सुन लीजिए पहले। विवेक जी पहले बात सुन लीजिए। और मैं कह रहा हूं इसी पैटर्न पे आप चलते रहिए, 27 चुनाव अगर जीत के आ जाएंगे तो मैं देखूंगा आपको, नाम जा रहे हो नाम जा रहे हो। ठीक है सुनील जी, ठीक है। हाँ विवेक जी आप पूरी बात रखिए, अब बीच में बोल रहे थे आप। देखिए मेरी आपत्ति इस बात पे है कि जो मंचों पे राजनीतिक विश्लेषक, कई बार वरिष्ठ पत्रकार आते हैं, उनकी भाषा तो होती है, वो उनका कार्य तो होता है निष्पक्षता का, लेकिन वो मंचों पे बैठ के जिस तरह से सत्ता के अरे उनको साथ आप थोड़ी समागम बताओगे करने क्या के लिए बोलना केवल क्या नहीं केवल बोलना है। सत्ता की भाषा बोलते हैं, इससे आपत्ति है। विवेक वो आपके विवेक पार्टी जी, के कार्यकर्ता विवेक जी, थोड़ी बात कीजिए, हैं। आपको भी मौका दिया था, पहले बात सुन लीजिए। हमें मत दीजिए मौका, हमें इनसे ऐसा मौका नहीं आप चाहिए। स्वयं को बात संदेह में सुनिए खड़ा पहले करते आप। हैं। आप पत्रकार हैं, ये बताएं कि पत्रकार को क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। वो तो नहीं आप बताएंगे, नहीं करेंगे। वो नहीं बताएंगे हमको पत्रकार को क्या करना है। पहले आप उनकी बात सुनो, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं विवेक जी। कौन सा पक्ष रख रहा है? कार को हत्या करने वाले ये अवतार सर्टिफिकेट ना बांटिए। इन्होंने सनातन की सेवा की है क्या? ठीक है। जो लोग वहां रामधुन गाते जा रहे थे कार सेवा करने, उन पर गोली चलवाने वाली पार्टी प्रवक्ता बन करके ये ज्ञान बता रहे हैं। विवेक पांडे जी का भी धार्मिकरण करना चाहते थे। इनके पास कार से बनवाया तो बन गए, छाती ठोक के बनवाया, छाती पर चढ़ के बनवाया, देखो ना जा करके रोक लिया क्या? समाजवादियों ने रोक लिया क्या मंदिर बनने से? राम लला अपने स्थान के विराजमान है, मंदिर भव्य बना बन गया, देखो जा करके तुम्हारे गोलियों से सनातन अपने गोली तुम्हारी छाती पे खाई है, छाती पे गोली खाई है, और तुम्हारी छाती पे मूंग दल रहा है रामलला का मंदिर। ये वो लोग हैं विवेक चिल्लाने पांडे से जी, विवेक श्रीवास्तव जी, डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। इस तरह चिल्ला चिल्ला कर बात कीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक पांडे जी, डिबेट की गरिमा को बनाए रखिए। ठीक है। मुलायम सिंह यादव की क्या बात करेंगे? आपने मुझे मौका दिया था, विवेक श्रीवास्तव बीच में क्यों कूदे? क्यों ना कूदे? आप कूदे थे नहीं कूदे थे? विवेक पांडे जी आप लोग शांत हो जाइए, समाजवादियों को चलेगी। जवाब देने का विवेक तरीका पांडे जी, विवेक हमें श्रीवास्तव अच्छी जी। तरह मालूम है। हम आपको म्यूट करवा सुनील देंगे। जैसे समझोगे वैसे समझाएंगे। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी। शब्दों की कमी थी। ठीक है, सुनील विवेक भैया पांडे से जी। मेरी चर्चा हो रही है। आपने बड़ी क्या उनको पत्रकार को शब्दों की बोलने कमी थी? नहीं दिया। आपके बीच में आप विवेक पांडे जी, विवेक श्रीवास्तव जी। क्या बोलने में क्यों नहीं बोलेगा? और विवेक श्रीवास्तव जी। धार्मिकरण। ये अब आप मुलायम बैठिए सिंह और आज और वही हल्ला अयोध्या बोल की- रहा। विवेक श्रीवास्तव जी आवाज यार, उठा ये रहे हैं। नहीं चलेगा। अयोध्या को लुटा विवेक ये पांडे योगी आदित्यनाथ जी का राज है। मैं डिबेट को ये गिरा नहीं दूंगी, करोगे बात तो ऐसे खुद समझ नहीं करोगे। आएगी। बदल करके ये अपने योगी गुजराती मित्रों को आदित्यनाथ फायदा जी का पहुंचाएं। शासन है, यहाँ ठीक है, गुंडाई नहीं मैं कांग्रेस चलेगी। की ओर आऊंगी। कांग्रेस गुंडाई रवि करोगे प्रताप तो जी, ठेक कर दिए जाओगे। लगातार जो आप एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में, वहां के लिए रणनीति क्या रहेगी? देखिए एसआईआर पे जो अभी आज हमारे यहाँ लोग बैठे थे, इनकी रणनीति वहां भी वही रहेगी। बहुत बड़ा जन आंदोलन जो अभी उद्घोष किया है हमारे यहाँ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कि हम
रामलीला मैदान में करेंगे और ये 12 प्रदेशों के लोग वहाँ गए थे एसआईआर में और ईवीएम पे, इन दोनों पे हम पहले से बिल्कुल फोकस्ड हैं। और मैं एक इन लोगों बहुत देर बात कर लिया, मैं चाहूँगा सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। देखिए, चुनाव आयोग की हमेशा मंशा, वो माननीय गृह मंत्री जी के सेक्रेटरी थे और वो एक तरफ से इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहे हैं। और कैसे इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। उड़ीसा में 10,000 रुपया नवीन पटनायक ने जो 1 साल पहले से दिया जा रहा था, उसको ऐन चुनाव में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कह के बंद कर दिया गया। तमिलनाडु में टीवी बंट रही थी, कलर जयललिता बांट रही थी, 1 करोड़ टीवी बंट गए थे, बाकी इन्होंने रोक दिया। राजस्थान में गहलोत ने मोबाइल देना प्रारंभ किया महिलाओं को, वो इन्होंने रोक दिया। आंध्र प्रदेश में भी पैसे दिए जा रहे थे, रोक दिया। दोबारा तमिलनाडु में किसानों की बिजली जो फ्री में दी जाती थी उसको खत्म करके और 2 किस्तों में उनको पैसा दिया जा रहा था 500 रुपया मनी ऑर्डर से, वो इन्होंने रोक दिया। और इन्होंने जीविका दीदियों को 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदियों को 7 तारीख तक पैसा खाते में डाला। 7 तारीख तक, 6 तारीख को पहला चुनाव का मतदान हो गया था। अब बताइए, और सबसे बड़ी बात कि जीविका दीदियों को एक स्वायत्त संगठन है, उनको चुनाव सहायिका बनाया गया। उनका क्या काम था? अब तक जो चुनाव होता है वो राज्य के कर्मचारी कराते हैं, इन जीविका दीदियों को यही चुनाव आयोग उनको चुनाव सहायिका के तौर पर नियुक्त किया। रात में जिस व्यक्ति के खाते में 10,000 रुपए आएगा, क्या अगले दिन वो उसकी कन्विंसिंग नहीं करेगा? और तीसरी बात, मैं अब ईवीएम पे जरा 2 मिनट कह दूं। ईवीएम पे हमारा जो था, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजट, ये जो मोबाइल है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गजट जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग हो सकता है। मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं। 26 अप्रैल 2024 को जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता ने यह कहा था चुनाव आयोग से कि अगर कोई व्यक्ति उस पर प्रश्न उठा रहा है तो हारने वाले प्रत्याशी, दूसरे या तीसरे राउंड का प्रत्याशी जो भी है, वो प्रत्याशी अगर चाहे तो आपकी माइक्रो कंट्रोल यूनिट का 5% का आप सर्वेक्षण कराएंगे, उसकी जांच कराएंगे और इसके लिए आप एसओपी बनाइए। एसओपी इन्होंने जानते हैं क्या बनाया? एसओपी बनाया सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट, और उसका मतलब है कि कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट यूनिट, पोल यूनिट, इसकी वायरिंग को चेक किया जाएगा, इसकी वायरिंग, जबकि सिग्नल जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। और जो क्या हुआ कि फिर इसको जब लेकर के लोग गए चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बाहलफ कहा, बाहलफ ये कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और दोबारा इन्होंने बोला हम मॉक पोल का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 5%, और वो मॉक पोल जो आया वो भी कंट्रोल यूनिट से नहीं था। आज हम कहते हैं कि आप वीवीपैट से चुनाव को आप रैंडम सेलेक्ट कर लीजिए, वीवीपैट से 100% करा दीजिए। इन्होंने हलफ दे करके कहा कि 5 दिन लग जाएंगे गिनने में। प्रज्ञा जी, एक व्यक्ति अगर 100 नोटों की गड्डी को गिनता है तो 1 मिनट लगता है, मैं 2 मिनट मान लेता हूं। 2 मिनट में 11 आदमी अगर 3,000 वोट एक व्यक्ति गिन देता है, 11 से 12 लोग होते हैं, तो 1 घंटे के अंदर 40,000 वोट गिन लिया जाएगा। 4 से 5 घंटे में 2.5 लाख वोट करीब गिन लिया जाएगा। एमएलए में 1 मिनट 2.5 लाख वोट से ज्यादा पड़ता नहीं है। इन्होंने लिख के दिया कि मुझे 5 दिन चाहिए। जब बैलेट पेपर से होता था तो भी बैलेट पेपर से बताइए कि ये 5 दिन में रिजल्ट आता था। अब ये बैलेट पेपर को क्या एक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2 राउंड जब बचा रहेगा तब बैलेट पेपर की गिनती पूरी की जाएगी। 2 राउंड जब तक बचा रहता है तब तक तो ट्रेंड हो जाता है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसकी बैलेट पेपर की गिनती पूरी कर लीजिए। और चुनाव आयोग किसी एक इंस्टीट्यूशन है, स्वायत्त संस्था है, वो इंस्ट्रूमेंट बन के काम ना करे। चुनाव आयोग की अपनी गरिमा बचाने का पूरा दायित्व तो चुनाव आयोग के पास है। और चुनाव आयोग अब यूपी में तो आज ये ब्रजभूषण शरण सिंह जो है कह रहे थे कि भाई यहां तो ना सरपंचों को पता है ना ही तो इन लोगों को पता है कि एसआईआर क्या है, तो लोगों को क्या पता चला। आज भी जो गरीब जनता है, आप उसके यहां बांट कर उसको पता है कि 2025 में एसआईआर का फॉर्म हम कैसे भरेंगे। तो इन चीजों की जो टाइमिंग पे है, हम ये नहीं कहते कि आप इंटेंसिव रिवीजन करिए, आपका अधिकार है, करना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में जवाब दीजिए आपको इंटेंसिव रिवीजन का अधिकार है कि नहीं है, लेकिन आप इसके लिए तैयारी करिए। और जहां होना चाहिए, आप महाराष्ट्र में नहीं जाते हैं करने के लिए, आसाम में बहुत लोगों ने प्रश्न उठाया तो आपने अब किया। ठीक है, अब सब जवाब सुन लेते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। देखिए प्रज्ञा जी, ये चुनाव आयोग का विषय है कि उसको एसआईआर किस स्टेट में कब करना है, अपनी सुविधा अनुसार चुनाव आयोग तय करता है। उसने 12 राज्यों की सूची में लिया है और एसआईआर की प्रक्रिया चालू हो गई है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर चालू हो चुका है। मैं आज ही बैठा था घंटाघर के पास, वहाँ कुछ महिलाएं आई, पूछ रही थी एसआईआर वाला फार्म कहाँ मिल रहा, तो एक जगह था, वहाँ बताया गया वहाँ मिल रहा है। लोग अपना काम चालू कर चुके हैं। दुखद ये है कि जब विरोधी दलों को सक्रियता के साथ अपने जनता या अपनी पार्टी के जो भी उनके फॉलोअर हो उनके साथ मिल करके वोट ठीक कराना चाहिए, तो ये विरोध करते हैं, ये रैली कराते हैं,
ये चुनाव अधिकार यात्रा निकालते, और जब सब काम पूरा हो जाता है तो कहते हैं इसमें हमारी सुनी नहीं गई। भाई आज आपके पास पूरा मौका है, पूरी तरीके से आप भागीदारी करिए, पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, वोट बनवाइए, वोट जिसका कटवाना हो, आपको लगता हो कि ये नहीं, उनका आप भी कटवाइए, कौन आपको रोक रहा है। अगर कहीं उसमें चुनाव आयोग आपके साथ ना पारदर्शिता से पेश है तब आप आरोप लगाइए। जब चुनाव आयोग बार बार कह चुका है कि ना पक्ष ना विपक्ष सब समकक्ष, तो आप जाइए, कौन आपको रोक रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आप 5 आदमी नहीं खड़ा कर सके जो जिनके पास वैध दस्तावेज हो, कह सकते हो कि हमारा नाम मतदाता सूची में नहीं आया। ठीक, आप कहते हैं 62 लाख वोट कटा। अरे जिस विधानसभा प्रदेश में 62 लाख वोट कटेगा प्रज्ञा जी, वहां कोई चुनाव करा पाएगा? 1 लाख आदमी का वोट काट दीजिए तो आप चुनाव नहीं करा सकते, आग लग जाएगी जिले में। 62 लाख लोगों का आप आरोप लगा रहे हैं, 62 आदमी नहीं आपके पास है खड़ा करने के लिए जो कह सके मेरा नाम कटा है। और ये इस तरह से ये जो फिजूल का जो वातावरण बनाया जा रहा है, यही इनका हाइड्रोजन बम फुस हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब 7 तारीख तक दिया गया, 6 तारीख तक दिया गया। सबको मालूम है कि जब योजनाएं लागू हो जाती हैं तो उनको ब्रेक नहीं किया जाता, वो केवल चुनाव के दौरान ही ब्रेक होती है। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई नई घोषणा नहीं होती, सब उसका पालन करते हैं और वही पालन हुआ है। आपको दिक्कत है कि आप अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, आप अपने उस बिंदु की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते कि जब काम करना होता है तब आप या तो विदेश टहल रहे होते हैं यार कहीं छुट्टी मना रहे होते हैं। चुनाव सर पे है जी। हर राजनीतिक दल अपनी प्लानिंग में लगा हुआ है, आपके युवराज विदेश टहल रहे थे, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप सुप्रीमो अगर ज़्यादा कुछ कहेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। मैं उस पर नहीं चर्चा करना चाहता। हमारे जो समाजवादी पार्टी के मित्र उछल रहे हैं, आज मौका है, सब लोग आइए, अपने अपने मत ठीक कराइए, मतदाता पुनरीक्षण में सहयोगी बनिए और मतदाता सूची का परिष्करण होने दीजिए। ठीक है। इसमें आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो कल आपके पास रोने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ठीक है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जवाब वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जवाब देखिए प्रज्ञा जी, ये अज्ञानतापूर्ण बातें शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि इन्होंने कहा जो चीजें शुरू हो जाती हैं रुकती नहीं है। मैंने 6 स्टेट का नाम लेके बोला जो कि 2 साल पहले से शुरू थी, डीएम को चिट्ठी लिखा गया, उसने सस्पेंड कर दिया, ड्यूरिंग चुनाव उसको नहीं दिया गया। यहां 10 दिन पहले आप घोषणा करते हैं सितंबर में और 7 तारीख तक देते हैं। चुनाव आयोग आज तक इसका जवाब नहीं दे रहा कि मैंने क्यों अलाउ किया और उन जीविका दीदियों को आपने बूथ सहायक क्यों बनाया। दूसरी बात, आज जिसको प्रोटेक्शन प्रधानमंत्री को नहीं मिला हुआ है, बूथ सहायक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बनी थी, बीच में नहीं बोला था, मैं बता रहा हूं आपको, आप बीच में नहीं बोला था, तफसील आरोप लगा रहे, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, बीच में नहीं आपने कहा मुझे ज्ञानी कहा, आप मिथ्या तथ्य लेके चले आते हैं। आप एक बता दीजिए जिसको 10,000 रुपया मिला और बूथ पे अंदर भर के बैठा हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आपको ये नहीं मालूम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती किसको कहते हैं और रोजगार के अनुदान कौन पाया है। अपना ज्ञान आप दूसरे के ऊपर उड़ेल देते हैं पट से। ठीक है, जवाब सुन लीजिए रवि जी, मैं बीच में बोला नहीं तो उम्मीद करूंगा बीच में बोलेंगे नहीं। और प्रज्ञा जी, मैं कहूंगा कि पार्टियों से प्रवक्ता बुलाया करिए, ये रोड पे घूमने वाले नेताओं के मतलब इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कल पार्टी पल्ला झाड़ देगी। शब्दों नहीं, शब्दों पे एक न जाने क्या क्या कह गए। अब मैं जो कह रहा हूं कि इनको तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। दूसरी बात सुन लीजिए, जिस चीज को प्रधानमंत्री को प्रोटेक्शन नहीं मिला है, जब 150 एमपी को सस्पेंड करके और आपने कानून बना दिया कि कोई भी इलेक्शन कमिश्नर उसके ऊपर ना तो क्रिमिनल ना तो सिविल केस आप निवर्तमान पे कर पाएंगी ना वर्तमान पे कर पाएंगे। ये प्रोटेक्शन तो भारत के संविधान में पीएम को भी नहीं मिला है। तब ये प्रश्न उठता है कि आपने ये जो बताया गलत बताया और किसका अधिकार है। महाराष्ट्र में एसआईआर का जब विरोध किया इसने चुनाव आयोग ने, तो ये कहा कि वहां निकाय का चुनाव आने वाला है। प्रज्ञा जी, आप उत्तर प्रदेश में, हम लोग बैठे हैं, यहां भी निकाय का चुनाव है मार्च अप्रैल में, और वहां 31 मार्च 2022 से सस्पेंडेड है निकाय का चुनाव 3.5 साल से, और उसको कह रहा है कि 3.5 वहां का निकाय का चुनाव है इसलिए हम एसआईआर नहीं कर सकते। यूपी में निकाय का चुनाव है तो आप कहते हैं कि नहीं हम करेंगे चाहे निकाय का चुनाव पीछे चला जाए। ये बातें होती हैं क्योंकि 80 लाख वोट आपने जो जोड़े थे ना, एक मिनट, और अभी 10 दिन के अंदर 3,26,000 वोट जो जोड़ा था उसका जवाब आज तक फॉर्म 7 क्या किया। सुनील से मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। सुनील जी, एसआईआर का मुद्दा, वोटर अधिकार, तमाम चीजें जो है विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है, लेकिन उनकी जो रणनीतियां हमेशा फेल होती नजर आती हैं। आगामी 2026 में जो है लगातार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में विपक्ष दलों की ओर से क्या कुछ रणनीति रहेगी जो उनके लिए जीत साबित हो सकती है? देखिए प्रज्ञा जी,
एसआईआर फॉर्म आज हमको ही मिल गया है। बीएलओ हमारे घर आए थे पूरे मोहल्ले भर में, जी सबको फॉर्म दे गए हैं, कहिए तो ही व्हाट्सएप मंगा दिखा दो। जी इसलिए एसआईआर की पूरी तैयारी चुनाव आयोग कर चुका है और बीएलओ घर घर जा रहे हैं। अगर कोई छूट जाता है, मान लीजिए कि नहीं है या कहीं घर बाहर चला गया है, जी तो वो अपने कंप्लेंट करके दोबारा अपना नाम डाल दे, फॉर्म सबको मिल रहे हैं। और यही कारण है कि एसआईआर पर कांग्रेस फ्लॉप हो गई बिहार में, और यूपी में वही हाल होगा। मैं कह रहा हूं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपका वोट कटता है, मान लीजिए मेरा ही वोट कट गया है, वोट तो सदैव करता रहा, पहले भी करता रहा, मैंने देखा फर्जी वोट भी पड़ते रहे, मैंने ये भी देखा है। लेकिन वर्तमान में अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो चुनाव आयोग है, कोर्ट है, आप जाइए चुनाव आयोग को कंप्लेंट कीजिए। नहीं सुना जाता है तो 10-20-50 आदमी इकट्ठा होइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट चले जाइए। लेकिन एसआईआर के मुद्दे से मेरी समझ नहीं आ रहा, विपक्षी दलों को फायदा कम, भाजपा को फायदा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये रोहिंग्या ठीक है। घुसपैठिए ऐसे मुद्दे चर्चा में लाते हैं जो जनता के दिलो दिमाग में बैठते हैं। इसलिए एसआईआर के मुद्दे से हमारी 10 सेकंड केवल, भाजपा को, कांग्रेस को फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, आखिरी रिएक्शन बीजेपी से पहले लूंगी, विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए, प्रज्ञा जी हमारे कांग्रेस के मित्र ने बड़ी भद्दी टिप्पणी की कि सड़क छाप लोगों को बुला लेती है। इनकी पूरी पार्टी को बिहार की जनता ने 100 यात्रा में ला दिया है, सड़क ला के 4 कंधाल होने वाले, 1 घाड़ा लेकर आगे चलने वाले, 1 राम नाम सत्य करने वाला चल रहा है, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 1 है। इसके बावजूद भी इनका ज्ञानवर्धन नहीं हो रहा है। अरे मैं ठीक है, मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, इसको स्वीकार करता हूँ। आप जैसे सड़क छाप पार्टी के लिए भाजपा का एक कार्यकर्ता भारी है, ठीक। और जो लोग एसआईआर पे रो रहे हैं कि वहां क्यों कराए, वहां पे जनवरी में महाराष्ट्र में नकाई का इलेक्शन ड्यू है। आप करने में यहाँ के ये कहने से काम नहीं चलेगा। विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है। विवेक पांडे जी, आप क्या कुछ कहेंगे, आखिरी रिएक्शन? देखिए प्रज्ञा जी, मेरा बहुत स्पष्ट मत है, जब तक चुनाव आयोग जी एसआईआर में काटे हुए नामों की पहचान, उनके कारण को सार्वजनिक नहीं करता जी, तब तक एसआईआर की स्थिति संदिग्ध रहेगी, संदेहास्पद रहेगी। चुनाव आयोग की भूमिका कहीं से भी निष्पक्ष नहीं मानी जाएगी, ये बहुत ही कटु सत्य है। और उससे बड़ी बात है कि भाजपा जिस तरह मुद्दा विहीन होकर के संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, जो कि कई बार प्रकाश में आया, ये सत्य है कि भाजपा को जनता पे केवल थोपा जा रहा है। वास्तव में ठीक है जो विवेक जीत पांडे है जी, भाजपा की, ठीक है, ये जीत चुनाव आयोग की जीत है। ठीक है विवेक पांडे जी, ठीक है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, हमारे पास समय का अभाव बहुत कम है, आपको बता दें कि 10 सेकंड बता दें कि सपा विधायक ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस की अगुवाई करनी चाहिए, इस बात को लेकर बयान दिया है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की ओर से उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा किस तरह बिहार की तरह या अन्य राज्यों में भी नाकाम नजर आएगा। फिलहाल के लिए प्राइम टीवी में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।